दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले 11-12 सालों से एक शब्द हम सब ने काफी सुना और वो शब्द है 56 इंच की चौड़ी छाती। 56 इंच का सीना देश सेवा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्र वैश्विक नीति के लिए बेहद जरूरी होता है। हर तरह से देश की रक्षा के लिए और देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए 56 इंच की छाती देश की सेवा करने के लिए होनी चाहिए, देश की सत्ता पर काबिज होने के लिए होनी चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार की गतिविधियां हम देख रहे हैं, उन सब के बीच क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब भारत की विदेश नीति भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं किसी दबाव में दिख रही है और भारत के हित भी क्या किसी दबाव से प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला ईरान के अंदर भारत द्वारा विकसित किए जा रहे चाबहार पोर्ट का है। चाबहार पोर्ट के बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भारत वहां से पीछे हट रहा है और पीछे हटने के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुली धमकी वैश्विक समुदाय को दी कि जो भी ईरान के साथ या उन देशों के साथ संबंध रखेगा जो देश अमेरिका की गुड बुक पे नहीं है, उनके ऊपर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी उनके ऊपर सैंक्शन बढ़ाए जा सकते हैं, उनकी आर्थिक दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। भारत के ऊपर पहले ही 50% टैरिफ लगाया जा चुका है। सवाल यह है कि जब यह सवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि चाबहार पोर्ट को लेकर क्या भारत सरकार का नजरिया है, तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नजरिए के उलट उनका नजरिया दिखाई दिया। अभी कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था, एक बड़े चैनल को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चाबहार को लेकर हम किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन अब जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल कह रहे हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका से इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। अमेरिका से जो प्रतिबंधों में छूट की सीमा है वो अप्रैल 2026 तक है, यानी अभी से 3 महीने आगे तक है। उसके बाद के लिए हम बात कर रहे हैं और ये जवाब उन्होंने चाबहार पोर्ट के संदर्भ में दिया है। तो क्या वाकई भारत की विदेश नीति झुक रही है? क्या 56 इंच की छाती वाला व्यक्ति अगर सत्ता में है, बावजूद इसके ट्रंप के सामने भारत झुकता जा रहा है? और इन सबसे बड़ा एक और सवाल है कि जो एक 5 देशों की अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई गई, ब्रिक्स, ब्राजील, इंडिया, रसिया, चाइना, इन सबको मिलाकर के साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों ने जिस ब्रिक्स नाम की संस्था का गठन किया था, उस ब्रिक्स की एक नेवल एक्सरसाइज हो रही थी जिसमें ईरान भी भाग ले रहा था। वॉर गेम्स उसे कहा जा रहा था, लेकिन उस नेवल एक्सरसाइज से भारत पीछे हटा है। आखिर भारत किस दबाव में पीछे हटा? जब यह सवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया तो जायसवाल साहब ने साफ साफ कहा कि इसको लेकर कोई सटीक जानकारी उनके पास नहीं है कि क्यों भारत पीछे हटा है। और साथ साथ उन्होंने यह भी जोड़ दिया कि यह रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी। सवाल यह है कि क्या रूटीन एक्सरसाइज होती है उसी में भारत भाग लेता है? जो एक्सरसाइज रूटीन नहीं होती, क्या भारत उसमें भाग नहीं लेता? बात यदि चाबहार पोर्ट की करें, उसके रणनीतिक महत्व की करें, तो चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया के कई सारे देश जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह आते हैं, जहां खनिज संपदा और क्रूड ऑयल का विशाल भंडार है, उन देशों के तक भारत की सीधी पहुंच बिना पाकिस्तान या अफगानिस्तान की मदद के या बिना उधर से गुजरे हुए चाबहार पोर्ट के माध्यम से सुनिश्चित होती है। लेकिन चाबहार पोर्ट पर यदि भारत अपना ऑपरेशन बंद करता है, भारत अपनी भूमिका को बंद करता है, उस पोर्ट से हाथ खींचता है, तो निश्चित तौर पर देश के लिए एक बड़ी विचित्र स्थिति होगी। और आखिर ये कौन सी परिस्थितियां चल रही है? चीन तो किसी के सामने नहीं झुकता। चीन डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी धमकी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। रूस झुकने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा खबर यह आ रही है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं। लेकिन जब चीन नहीं झुक रहा, रूस नहीं झुक रहा, दुनिया के दूसरे देश ट्रंप के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर भारत, वो भारत 140 करोड़ लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आखिर ये क्यों ट्रंप के सामने झुक रहा है? और खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर में कहें, गोदी मीडिया की नजर में कहें,
तो महाबली माने जाने वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन है। बावजूद इसके भारत यदि चाबहार पोर्ट से पीछे हटता है, अमेरिकी दबाव में पीछे हटता है, तो निश्चित तौर पर देश के लिए इससे ज्यादा निराशा की बात नहीं हो सकती। और यदि ब्रिक्स की एक्सरसाइज में ईरान की वजह से भारत पीछे हटा है, तो फिर अब आज की तारीख में किसी को भी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र रणनीतिक एजेंडा के साथ चलने वाला देश, गुट निरपेक्षता के साथ किसी के सामने नहीं झुकने वाले इतिहास को संजो कर रखने वाले देश का दर्जा क्या हमने खो दिया है? इन सब सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत की विदेश नीति पर बहुत गहरी पकड़ रखने वाले जाने माने पत्रकार और वरिष्ठ विश्लेषक ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आखिर ये नौबत क्यों आई है जब भारत सरकार एक ताकतवर सरकार समझी जाती है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक भारत की विदेश नीति को किसी ने कंप्रोमाइज होते हुए नहीं देखा। इजराइल के साथ दोस्ती रखते हुए भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना और यासर अराफात के साथ दोस्ती रखते हुए भी इजराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने वाली विदेश नीति भारत की हमेशा से रही। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने किसी भी प्रकार के गुट में शामिल होने से वो हमेशा किसी गुट में शामिल होने से परहेज किया। आज कौन ऐसी परिस्थिति आ गई कि चाबहार, जो एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना है, बिना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मदद लिए हम सीधे सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते थे। उस परियोजना पर अब संकट के बादल हैं और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख के ठीक उलट जाकर यह कह रहे हैं कि अमेरिका से हमारी बातचीत जारी है। क्या मतलब निकलता है इसका? देखिए, सबसे पहले तो उनके जो विदेश मंत्रालय के हमारे प्रवक्ता हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसी को गौर करना चाहिए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में चाबहार को लेके खुद ही साफ किया है कि भी पिछले साल एक पत्र आया था जिसमें 6 महीने का सैंक्शन वेवर अमेरिका ने दिया था, और वो इसलिए नहीं दे रहा था कि वेव ऑफ करना है, मतलब उसमें वाइंड अप करने जैसी बातें थी। और 6 महीना जो है वो अप्रैल में गुजर जाएगा, 26 अप्रैल को। तो उससे पहले जो है भारत उनके गाइडलाइंस पर काम कर रहा है। ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि हम उनके गाइडलाइंस या उनके जो डायरेक्शन सजेशंस हैं उनको हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और निगोशिएशन में, डिस्कशन में है। जो एंड पॉइंट है, उन्होंने ये कह दिया है कि हम उनके गाइडलाइंस के मुताबिक डिस्कशन में हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल पोर्ट था भारत का, उसका जो वेबसाइट बंद कर दिया गया, उसके जो एडवाइजर्स हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया। दैट इज ए काइंड ऑफ क्लियर इंडिकेशन कि हमने अपना वाइंड अप कर दिया है। अब डिस्कशन क्या करेंगे उस वाइंड अप करने के बाद? जब आपने तेल खरीदना बंद कर दिया पूरी तरह से 2019 के बाद से, उसके बाद से ये दूसरा स्टेप आप ले रहे हैं। ये दिखा रहा है कि हम अमेरिकन प्रेशर में बहुत ज्यादा झुकते चले जा रहे हैं, जिसको चाइनीज ने इंडिकेट भी किया था पिछले दिनों कि भारत को अमेरिका बुली कर रहा है और उस बुली के सामने भारत जो है वो खड़ा नहीं हो रहा है। अगर आप उसके सामने खड़े नहीं होंगे तो आप उसको और मजबूत करेंगे। और इस तरह समझना चाहिए कि ऐसा क्या प्रेशर है अमेरिका का, ट्रेड और टैरिफ प्रेशर ही ना। 71 का प्रेशर तो डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट था। न्यूक्लियर पावर्ड अपने 7th फ्लीट को अमेरिका ने रवाना कर दिया था। रवाना करने का कोई झांसा नहीं दिया था या कोई धमकी नहीं दी थी, रवाना कर दिया था। तब भी भारत खड़ा रहा। मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय, जिसको लोग कहते थे कि ये गूंगी गुड़िया हैं, वो आयरन लेडी की तरह खड़ी हुई, दुर्गा के तौर पर खड़ी हुई, और उन्होंने देश को दिखाया कि भाई हम आपकी या किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आज ऐसी क्या मुसीबत है, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि जो प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे कि मैं तीसरे देश का कोई भी जो है निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर लेता, और कोई तीसरा देश कहे चाबहार प्रोजेक्ट को लेके, तो उन्होंने खुद बहुत बड़ी बात कही थी कि मध्य एशिया में हमने बहुत बड़ा एसेट हासिल कर लिया है और इससे हमारी रीच बढ़ेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एसेट सिर्फ सीमेंट गारे का या कंक्रीट और पत्थर का नहीं था। ये एसेट भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा सिंबल था।
कि हम एक जी अलग राष्ट्र के रूप में, हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हम खड़े होते हैं, अपना निर्णय करते हैं और उस हिसाब से अपने रणनीतिक डिसीजंस को लेते हैं। लेकिन आज जी जब आप उससे विड्रॉ कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट 120 मिलियन के उस प्रोजेक्ट की बात नहीं है, या उससे पहले आपने उसमें जो रेल प्रोजेक्ट और बाकी में कितना खर्च किया, ये सब कुछ दुनिया को मालूम है। तो आप जी उससे सिर्फ विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि अमेरिकन जो चाह रहे हैं हम लगातार उसके सामने झुकते चले जा रहे हैं और मानते चले जा रहे हैं। जिस ग्रीनलैंड को लेने की बात अमेरिकन प्रेसिडेंट करते हैं, वो ग्रीनलैंड 56,000 लोगों का देश है और वो खड़ा जी है कि नहीं साहब, आप हम नहीं है शामिल। कनाडा को कहा, मैक्सिको को कहा, किस किस को नहीं हम्म, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, लेकिन कौन झुका? ठीक है, वेनेजुएला को आप जो अभी घटना हुई है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड घटना है, बिल्कुल अलग सी घटना है जो हुई है। क्या हम इस तरह घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि प्रेसिडेंट कुछ भी हमारे साथ कर सकते हैं, या भारत इतना कमजोर हो गया है? आज तो जो स्थितियां हैं, दुनिया के देश आपके साथ खड़े होना चाहते हैं, लेकिन जी उस खड़े होने के लिए सबसे पहले हमें खड़ा होना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि नहीं, हम इसको डिनाई करते हैं और हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज जो है वो भारत इस तरह से झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो भारत इतिहास में कभी नहीं झुका, 75 साल में कभी नहीं झुका। जी। ठीक। लेकिन जो आप झुकने की बात कर रहे हैं कि झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कौन सी प्रक्रिया है और क्यों भारत सरकार झुक रही है? कि अब ईरान से दोस्ती मत रखो, तेल मत खरीदो, पोर्ट बंद कर दो, वो कर देंगे। वेनेजुएला से दोस्ती मत रखो, रूस से तेल मत खरीदो, वो हो जाएगा। आखिर ये क्या हो रहा है आज के दौर में, जबकि आप सब ने देखा है कि एक आक्रामक विदेश नीति रिचर्ड निक्सन और उनके विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की थी, और उस विदेश नीति में जिसमें वाशिंगटन, इस्लामाबाद और बीजिंग धुरी की बात की जा रही थी, उस धुरी के सामने भारत ने घुटने टेकने से मना कर दिया। वो 71-70 का जो दौर था, आज ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, वो माय फ्रेंड के सामने झुकने की नौबत आ रही है? आखिर देश को तो बहुत निराशा हो रही है इससे कि आखिर 140 करोड़ लोगों की ताकत नरेंद्र मोदी के पीछे है, फिर नरेंद्र मोदी क्यों कंप्रोमाइज हो रहे हैं, फिर भारत सरकार क्यों कंप्रोमाइज हो रही है? मतलब कोफ्त वाली स्थिति है। यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि जब आप बार बार दुनिया के मंचों पर कहते थे 140 करोड़ देश का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं या नेता मैं हूं और उसको वो करता हूं, 140 करोड़ लोग हमारे साथ हैं, तो वो आज भी 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं और आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि आज जो 56 इंच का सीना दिखाने का वक्त है, दिल्ली के तमाम चौराहों पर सफेद पत्थर के शेर के मूर्तियां लगा दी गई हैं। अब वो सफेद शेर की मूर्तियां दुनिया के सामने दहाड़ेंगी ना, कि देश के अपने लोगों के सामने दहाड़ेंगी, और दुनिया में जहां दहाड़ने का वक्त आया है वहां आप चुपचाप खड़े हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका सीज फायर हुआ, उसका 60-70 बार अब तो गिनती करनी लोगों ने बंद कर दी है। कितनी बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि ये इसके लिए मुझे नोबेल मिलना चाहिए और मैंने सीज फायर कराया, मैंने कराया। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सिर्फ एक ही बात तो कही थी कि आप एक दफा एक लाइन खड़े होकर कह दीजिए, अपने नाम जी से कह दीजिए कि नहीं, ये आपने नहीं कराया है। वो नहीं कह जी पाए। उसके बाद भी लगातार भारत कह रहा है कि नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। भाई क्या कोशिश कर रहे हैं? वो टैरिफ लगा रहे हैं ना। हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे 1974 में, 1998 में, अटल जी की भी सरकार के समय। तो क्या प्रतिबंध नहीं लगे थे भारत पे? लगे भारत थे। पे प्रतिबंध लगे थे। भारत रोया चिल्लाया गाया नहीं था, हम्म, चुपचाप खामोशी से हमने उसका मुकाबला किया था। हमारे कितने सारे संस्थानों पर प्रतिबंध लगे थे, कितनी सारी चीजें हमारी रोक दी गई थी। लाल सर बहादुर आपने शास्त्री प्रतिबंधों की जैसे बात नेता की, थे। मैं दो वाक्य याद दिलाता हूं आपको, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। अटल जी जी के समय प्रतिबंध लगे और प्रतिबंधों के दौर में ही बिल क्लिंटन भारत भी आए थे, ये भी ध्यान रखिए। उसके जी पहले इंद्र कुमार गुजराल के दौर में कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसे सीटीबीटी कहते हैं, उस सीटीबीटी पर दस्तखत के लिए कितना दबाव था, और दबाव कहां से था आपको ही पता है। लेकिन इंद्र बिल्कुल। कुमार गुजराल का वो चर्चित बयान कि मेरे दोनों कनपटी पर यदि बंदूक भी भिड़ा दी जाए तब भी हम सीटीबीटी पर साइन नहीं करेंगे, और नहीं उसके किया। थोड़ा नहीं किया, नहीं किया, आज तक नहीं किया भारत ने। हम्म, थोड़ा उसके और पहले चले जाइए, 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपको याद होगा। उस वक्त हम्म, ऑर्थर डंकल के डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत के लिए चंद्रशेखर सरकार पे बहुत दबाव था।
लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ साफ अपनी कैबिनेट से लेकर पूरे देश को सुना दिया कि जरूरत पड़ने पर सोना गिरवी रखने की नौबत आई, रख के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का मुकाबला किया। लेकिन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो एक तरह से अमेरिकी प्रभाव वाला है, सामने झुकने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी का उदाहरण आपने दे ही दिया। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि सरकार एकदम से मतलब लग रहा है जैसे कि कपकपी छूटने की नौबत है ट्रंप के नाम से। ये बहुत निराशाजनक स्थिति है, किसी भी भारतीय का सर जो है वो झुकाने वाली स्थिति है कि हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता भी थे, उनके सामने भी PL 480 की जो स्कीम थी गेहूं की, वो धमकी थी कि मना कर देंगे और हम आपको देने से बैन कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने भी उसको भी डिफाई किया था और कहा कि भी ठीक है, जय जवान जय किसान। इस देश में हरित क्रांति उसी दौर से शुरू हुई, बाद में इंदिरा गांधी ने उसको बढ़ाया और हम खड़े हुए। आज हम एक आत्मनिर्भर देश हैं खाद्यान्न के मामले में। तो क्यों, कैसे? जब जब भारत पर प्रतिबंध लगा है, जब जब भारत को बुली किया गया है, भारत और मजबूत होकर निकला है। और ये तो तय है कि हमारे जो रिलेशंस हैं आज किसी एक सरकार से नहीं है, किसी एक प्रेसिडेंट से नहीं है। अमेरिका से जो रिलेशंस हैं वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, डिफेंस रिलेशन, साइंटिफिक रिलेशन, न्यूक्लियर रिलेशन तक पहुंचे हुए हैं। उसको एकदम से तो तोड़ा नहीं जा सकता। तो आपको प्रेशर के सामने खड़ा होना चाहिए कि भाई ठीक है, जब जिस समय हमारे पहले के प्रधानमंत्री खड़े हो सकते हैं दोनों ब्लॉक से अलग होके कि ना हम सोवियत ब्लॉक में जाएंगे ना अमेरिकन ब्लॉक में जाएंगे, आज क्यों ये स्थिति है कि हम जो है उसको खड़े नहीं हो पा रहे हैं? विडंबना ये है कि हम एक तरफ ब्रिक्स के साथ नजर भी आते हैं, खड़े भी होते हैं। अब ये देखिए, ये साल है जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है भारत की, और फिर हम उधर भी नहीं खड़े होते। जी, उस सवाल पर आ रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ा मौजूद सवाल है। चाबहार में भारत के पीछे हटने का कितना बड़ा नुकसान भारत को झेलना पड़ेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक नुकसान है। ये मैं समझता हूं कि ये इतिहास की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट है जो भारत ने डिसीजन लिया है। अभी वो फाइनल डिसीजन सरकार नहीं मानती तो हम भी मानते हैं कि बहुत अच्छा है सरकार न माने और उसको वापस टेक ओवर कर ले, क्योंकि पिछले साल ही 10 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है। 10 साल का अगले उसके मेंटेनेंस और उसका, और वो स्ट्रेटेजिकली इस तरह इंपॉर्टेंट है कि जो चाइना ने हमें भारत को बाहर से घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है उसने बिछाया था, उसमें कहीं ना कहीं हम उसको फिट कर रहे थे कि भाई ये हमारा पोर्ट चाबहार जो है वो चाइना के ग्वाडर पोर्ट का मुकाबला करेगा। बमुश्किल उसकी दूरी 72 किलोमीटर है चाबहार और ग्वाडर पोर्ट की। वहां से हम टोटल मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ते हैं और हम अपनी साथ साथ पाकिस्तान को भी हम ओवरपास करते हैं, वहां पहुंचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चूक होगी अगर हम उसमें पूरी तरह विड्रॉ कर जाएं और हमारे हाथ से निकल जाए, क्योंकि भारत के हाथ से निकला तो वो चाइना के हाथ में गया। आज देखिए, मैं ये मानता हूं कि अमेरिकन जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और जिन कंट्रीज को ईरान से दूर किया जा रहा है, अमेरिका की या प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वो अनबन मतभेद खोमैनी से हो सकते हैं, प्रेसिडेंट खोमैनी से हो सकते हैं, ईरान एज ए कंट्री से नहीं हो सकते। ईरान एज ए स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है उससे नहीं हो सकते, वहां की जनता से नहीं हो सकते। मान लीजिए कल को वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है और कोई दूसरी ऐसी सरकार आती है जिसके ईरान के अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे हों, तो भी ये कितना बड़ा नुकसान अमेरिका के लिए होगा कि वो जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं ग्वाडर के बाद चाबहार, वो भी चाइना के पास चला जाए। दुनिया में सबसे बड़ा एडवर्सरी इस समय अमेरिका का है तो वो चाइना है, भारत नहीं है। अमेरिका का एडवर्सरी भारत नहीं है और ना होने की अभी कोई वो है। तो हम उसको जो अगर अमेरिकन प्रेशर में दे रहे हैं तो क्या अमेरिकन इस बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि अमेरिकन ने कई भूलें की हैं, स्ट्रेटेजिक भूलें मिडिल ईस्ट से लेके और इस रीजन में कई बार उनकी गलतियां और भूलें और जो उनके जो इंटेलिजेंस फेल्योर भी वो सामने आए हैं। तो उसको मेरा ख्याल है कि रीएनालाइज करना चाहिए। जी,
तो वो स्ट्रेटेजिक रीएनालाइज करें कि क्या ये भारत के पास रहेगा चाबहार पोर्ट तो ज्यादा फायदेमंद है, कि चाइना के पास परमानेंटली चला जाएगा वो ज्यादा फायदेमंद है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो रणधीर जायसवाल कह रहे हैं वही सही साबित हो और अभी चल के 26 अप्रैल भी क्रॉस हो जाए और भारत के पास वो पोर्ट भी रह जाए। जी। एक सवाल, ब्रिक्स के वॉर गेम्स का मतलब कोई लड़ाई नहीं, वो एक नेवल एक्सरसाइज का नाम है वॉर गेम्स। जो ये ब्रिक्स की एक नेवल एक्सरसाइज थी, नौसेना का अभ्यास, इंडियन नेवी भी थी और ब्रिक्स की दूसरी देशों की नेवी भी थी, ईरान की नेवी भी थी। उससे इंडिया अचानक पीछे हटता है और उस दौर में पीछे हटता है जब ब्रिक्स की चेयरमैनशिप, उसकी अध्यक्षता भारत के पास है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आप जिस संस्था की अध्यक्षता कर रहे हैं उसी का देश पीछे हट जाए। मतलब ये अपने आप में एक मौकरी, एक मजाक की तरह लोगों को लग रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी घटना? क्या इस पर भी ट्रंप का असर है? ईरान के साथ हम कहीं दिखने नहीं चाहिए, जबकि देखिए अमेरिका निश्चित रूप खुद, से आप ध्यान रखिए, पाकिस्तान के साथ सेनाभ्यास कर रहा है। उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज अभी पाकिस्तान के साथ चल रही है। अगर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के स्टेटमेंट को देखें जो उन्होंने दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये साउथ अफ्रीका का इनिशिएटिव है और ये कोई ऐसा नहीं है जिसमें हमें शामिल होना चाहिए। हम जो हैं ब्रिक्स के साथ आईबी समर में उस एक्सरसाइज में शामिल होते हैं जो सितंबर अक्टूबर में होता है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जी भाई अगर अगर ये साउथ अफ्रीका का भी इनिशिएटिव है तो इसमें चाइना, रशिया, ईरान शामिल हो रहे हैं ना। जी ऐसे ही इनिशिएटिव होता है ना कोई कंट्री इनिशिएटिव लेता, होस्ट कंट्री तो कोई ना कोई होता ही है। जी अगर इस होस्ट कंट्री के इनिशिएटिव पे इंडिया भी भाग ले लेता तो उसमें कौन सी आफत आ जाती। ये बड़े जी मुल्क शामिल हो रहे हैं और आज जो पूरे वर्ल्ड की जो स्थिति है, जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है, उसमें जो है ये चैलेंज खड़ा हो रहा है कि कौन खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ईरान पे सीधा सीधा दबाव है फिर भी वो खड़ा हो रहा है, रशिया पे सीधा सीधा यूक्रेन को लेके प्रेशर है फिर भी वो खड़ा हो रहा है, और चाइना इसको लेके लीड कर रहा है। तो ये जो ब्रैक, अगर हम ब्रिक्स में हैं, या तो हम ब्रिक्स में हैं या ब्रिक्स में नहीं हैं। हम ब्रिक्स का हमने 3-4 दिन पहले लोगो भी इशू किया है, ऑफिशियल जी लोगो भारत सरकार ने उसका जारी किया है और उसमें जी हम उसके चेयरमैनशिप भी अभी इस साल हम होल्ड कर रहे हैं। तो जब हमारे पास चेयरमैनशिप है और वहां एक्सरसाइज, ये तो एक्सरसाइज फॉर पीस है, ये तो जी शांति के लिए एक्सरसाइज है। इस शांति के एक्सरसाइज में हम क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? क्योंकि ये कल को मान लीजिए भारत भी एक इंडिविजुअल कंट्री होगा, भारत अगर एक्सरसाइज को इनवाइट करे तो क्या ये कंट्री ये कह के नहीं आने चाहिए कि नहीं नहीं ये तो भारत का इनिशिएटिव है हम नहीं लेंगे। तो जो स्ट्रेटेजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको गौर से देखना पड़ेगा कि आज नाटो जो रशिया को अपना दुश्मन मानता था वो अभी रूस के साथ बातचीत करने को तैयार है, और रशिया ने भी इंडिकेट कर दिया है कि हम आपसे बातचीत करने को तैयार हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री। तो वो दोनों बातचीत करने को तैयार हैं। तो कहीं हम इस पूरे गेम प्लान में एक अमेरिकन प्रेशर में हम और भी आइसोलेट तो नहीं हो रहे हैं, ये देखना जी पड़ेगा। क्योंकि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर भारत को अपना ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया के मुल्कों में भेजना पड़ा। क्यों भेजना पड़ा? क्योंकि हम समझाना चाहते थे कि देखिए हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ है, हमने स्ट्राइक किया है और वगैरह वगैरह। इतने दिनों, इतने दशकों और आजादी के बाद तब से आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं पड़ती थी। भारत के साथ लोग खड़े होते थे, लेकिन इस बार पहली दफा दिखा कि आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है। आपकी रणनीति में आपकी स्ट्रेटेजिक जो इसी तरह की पहले हैं उसमें कहां डिली डैली है, कहां आप आगे भी हैं नहीं भी हैं भी और नहीं भी, इसका नतीजा है कि लोग आपके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो आप देश की साख कहीं ना कहीं वो दांव पे लगी है। आपको जी स्पष्टता के साथ कि हम यस यहां हैं तो यहां हैं, नहीं है तो नहीं है, यह करना जी पड़ेगा ना। किसी नवल एक्सरसाइज से आप भागेंगे, पोर्ट से अपना बनाया हुआ पोर्ट उससे पीछे हट जाएंगे, तो फिर जब आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रही तो दुनिया के लोग आप पे भरोसा कैसे करेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते हैं? ये महत्वपूर्ण सवाल है जी। ओंकारेश्वर जी, सीधे सीधे हम आखिरी सवाल पे आ रहे हैं, तो आपसे ही जानना चाहते हैं, सीधा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के साथ एक एडवेंचर है, या कहीं ना कहीं सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस की, भरोसे की कमी हो गई है जिस वजह से दिक्कतें आ रही है? क्या कारण है?
देखिए, पिछले दिनों चाइनीज डेलीगेशन आया, हम्म, अभी हाल ही में, हफ्ता भर भी जी। नहीं हुआ है, और वो बीजेपी के नेताओं से मिला और वो संघ के नेताओं से मिला। ये क्या हम्म, संकेत है? ये क्या संकेत है? क्या ये संकेत है कि उसको प्रधानमंत्री के निर्णय पे भरोसा नहीं है? क्या वो संघ के नेताओं को अब कन्विंस करना चाहता है, उनको समझाना चाहता है, बीजेपी के लीडर्स को समझाना चाहता है? तो क्या प्राइम मिनिस्टर बीजेपी के नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं कि हम जो फैसला कर रहे हैं वो सही है या गलत है? या संघ को नहीं समझा पा रहे, कोई थर्ड पार्टी आके जी। समझाएगा? यह जो स्थितियां हैं वो खुद बताती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है। और वो क्या समझाने आया? चाइनीज डेलीगेशन हमको क्या समझाएगा? हम कह जी। रहे हैं कि चाइना हमारा एनिमी नंबर वन है, और जब बिजनेस देखते हैं तो बिजनेस नंबर वन हमारा दिखाई देता है। हम्म, सबसे ज्यादा 100 बिलियन से ऊपर का कारोबार है। 137 बिलियन में 117 बिलियन हमारा इंपोर्ट ही इंपोर्ट है। वो ना हम्म, तो मेक इन इंडिया वहां स्टैंड करता है। जब मेक इन इंडिया है तो इतना मैसिव इंपोर्ट क्यों? अगर वो दुश्मन है तो इतना बड़ा ट्रेड क्यों उसके साथ? और फिर ये जी। डिस्कशन क्यों? आपको देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी जनता से झूठ बोला है कि ये छोटे छोटे आंखों वाले गणेश जी, और फिर आपने विंडो भी खोल दिया है कि जितना मंगाना है मंगा लो, जितना इंपोर्ट करना है मंगा। ये जो डुअलिटी है यही सामने आ रही है। ये जो फैक्ट्स एंड फिक्शन है, फैक्ट्स एंड फेक है, उसी की डुअलिटी में हिंदुस्तान जो है वो मारा जा रहा है। नहीं तो आपको क्या फैक्ट्स कल्पना पे लोक में वापस रहने आना वाले पड़ेगा। लोग, नहीं क्या किसी जी, कल्पना लोक में रहने वाले लोग भारत की विदेश नीति को चला रहे हैं? देखिए, इसमें मैं ये समझता हूं कि जो वन मैन अपमैनशिप होती है ना, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो, विदेश नीति हमेशा से देश की नीति रही है, किसी सरकार की जी। नीति नहीं होती है ये। हम्म, देश की नीति होती है तो आप देश को भरोसे में लेते हैं। आप बार बार हवाला देते हैं ना कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान पर ये रिजोल्यूशन पास हुआ था, उसके अनुसार चलेंगे। तो वो पार्लियामेंट में क्यों आता था? क्योंकि सभी पार्टियां मिलकर डिस्कशन करें, क्योंकि ये जी। किसी कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट या थर्ड फ्रंट या किसी चंद्रशेखर सरकार का निर्णय नहीं है, ये हम्म, देश का निर्णय है। दुर्भाग्य से क्या है कि हम लोगों ने कॉन्फिडेंस में लेना बंद कर दिया है देश को, या बहुत कम उस मसले पे चर्चा करते हैं। जब आप एकदम से टोटल शिफ्ट करते हैं विदेश नीति को, तो सबसे पहले आपको पार्लियामेंट को भरोसा में लेना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज को ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। जब आप उनकी मीटिंग बुलाते हैं और उनसे निर्णय लेके कुछ करते हैं, तो आपके पास वाकई 140 करोड़ का स्ट्रेंथ होता है। नहीं तो जी। निर्णय आप कुछ और करेंगे, और हाउस आपसे सवाल पूछेगा कि ये अमेरिका क्यों कह रहा है कि हमने सीज फायर कराया था। फिर चाबहार पर सवाल उठेंगे, फिर उसके बाद ये इस पर सवाल उठेंगे। तो आपको समय रहते उनको साथ लेके आप जब निर्णय करेंगे तो इस पे सवाल नहीं उठेंगे। और ये प्रेशर में आना सबसे पहले आपको बंद करना पड़ेगा। ये हम्म, कितना बड़ा प्रेशर है, भारत तो झेलने के लिए तैयार है। भारत उसके मिलिट्री उसको एस्पेक्ट अगर भी वो सामने आता है, हम 71 की तरह खड़े हैं, समूचा देश खड़ा हुआ है। जी। लेकिन देश को तो खड़ा होना पड़ेगा। जी। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं आप। और जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, कहीं ना कहीं चूंकि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना एक नागरिक के नाते भी और एक पत्रकार और एक विश्लेषक के नाते भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। जनता को सवाल पूछना चाहिए अपनी सरकारों से। और मौजूदा दौर में भारत की विदेश नीति में जो मतिभ्रम की स्थिति दिख रही है कि एक तरफ ट्रंप के सामने लगातार सत्ता झुकती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का खौफ सर चढ़कर बोल रहा है। उस परिस्थिति में जनता को इस देश के हितों के लिए सत्ता से सीधे सीधे सवाल पूछने का वक्त आ गया है। और हम सत्ता से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसको चाबहार पोर्ट से भारत के पीछे हटने की खबरें आ रही है। आखिर सेंट्रल एशिया में जहां भारत का एक बहुत बड़ा हित जुड़ा हुआ है, जहां से भारत का उसका रास्ता जहां से खुलता है, उस रास्ते से पीछे हटने की नौबत आ रही है। बिना पाकिस्तान अफगानिस्तान को टच किए सीधे हम सेंट्रल एशिया जहां से पहुंच रहे थे, उस रास्ते को बंद करने की नौबत आ रही है। और जिस ब्रिक्स का सपना इस देश की तीन तीन सरकारों ने बड़ी शिद्दत से संजोया था, ब्रिक्स बना, ब्रिक्स बैंक बना, और उस ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, उसकी नेवल एक्सरसाइज से भारत पीछे हट रहा है। क्या ट्रंप के कहने से ही दुनिया चलेगी? और क्या ट्रंप के कहने से ही नरेंद्र मोदी की सरकार चलेगी? और क्या ट्रंप के कहने से ही इस देश के 140 करोड़ लोगों के हित जुड़ेंगे और उसी के हिसाब से इस देश के हित तय होंगे?
ये कई सारे सवाल हैं जिस पर जवाब सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार को देना होगा। चाबहार के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी होगी। देश का पैसा उसमें लगा है, देश की प्रतिष्ठा उससे जुड़ी है, तो साफ साफ बताना होगा कि चाबहार में भारत की एक्चुअल पोजीशन क्या है। देखते हैं सत्ता की तरफ से कितनी जल्दी इस मामले पर अपनी तरफ से एक क्लियर इंडिकेशन दिया जाता है। आज इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।